हाँ तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कि मैकेनिज्म होता कैसे, इनवर्ड पुल और अनसेटिस्फाइड बैलेंस। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा बेटा वो ये है कि व्हाई एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? तो देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं। एक तो जनरल सिनेरियो है, बहुत बेसिक तरीके से आप समझ जाएंगे। एक इसका थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट्स, जो कि एक तरीके से सॉलिडिफाई इसका प्रूफ होता है। तो पहले मैं आपको जनरल बताता हूं, फिर हम थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट स्टडी करेंगे। देखिए होता क्या है बेटा, जब कोई एब्जॉर्प्शन होता है, मान लीजिए यहां कोई भी पार्टिकल्स है, दे गेट एब्जॉर्ब, ये ऐसे एब्जॉर्ब होने की कोशिश करें। तो एब्जॉर्प्शन के दौरान बेटा दो चीजें होती है, या तो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड नहीं बनेगा मगर अट्रैक्शन होगी। या दूसरा ये हो सकता है बेटा कि वो दोनों आपस में कोई बॉन्ड ही बना ले, केमिकल बॉन्ड, कोवलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। ठीक है, ये दो ही केस होते हैं। तो आपको ये समझना है कि कोई चीज किसी को जब अट्रैक्ट करती है तो उसके पीछे वजह क्या होती है। देखिए, अगर कोई सेटिस्फाई है, स्टेबल है, तो वो ना तो किसी को अट्रैक्ट करेगा बेटा जी, ना किसी से बॉन्ड बनाएगा। कब कोई किसी को अट्रैक्ट करता है या बॉन्ड बनाता है? जब वो अनसेटिस्फाइड हो, अनस्टेबल हो। तो एब्जॉर्प्शन में हमें पता है कि या तो पार्टिकल जब इसके नजदीक आते हैं बेटा, या तो वो बॉन्ड बनाएंगे या सिंपली अट्रैक्ट होके बैठ जाएंगे। जैसे डस्ट है, डस्ट बॉन्ड नहीं बनाती बेटा, लेकिन पेंट है, पेंट अगर आप दीवार पे करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा। दोनों ही एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल है। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है, व्हेनेवर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्यों है बेटा जी? टू अचीव स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का एक बेसिक सा कॉन्सिक्वेंसेस है कि जब कोई चीज स्टेबल होती है ना बेटा, वो लेस एनर्जी की हो जाती है, तो इट बिकम्स लेस एनर्जेटिक। अब समझिए, अगर कोई चीज हाई एनर्जी पे है बेटा और वो वहां से लेस एनर्जी पे जा रही है, इसका मतलब उस सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, हाई टू लो या मोर टू लेस, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो एनर्जी अगर कम हो रही है, इट मींस वो सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तभी तो वो लो पे जाएगा। और आपको एक बात पता है बेटा जी, अगर कोई भी सिस्टम एनर्जी लेता है तो वो पॉजिटिव कंसीडर होती है, और अगर वो रिलीज करता है बेटा जी तो वो नेगेटिव कंसीडर। अभी यहां हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन, और यू कैन से अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ही बढ़ के एक दिन बॉन्ड बनता है बेटा। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है, अचीव स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी हो गया तो वो लेस एनर्जेटिक हो जाएगा। और जब कोई चीज हाई से लेस एनर्जेटिक होती है तो एनर्जी रिलीज करती है, और एनर्जी जब रिलीज होती है बाय सिस्टम, इसके लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, यानी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो यहां जो हम एनर्जी को इंडिकेट करते हैं वो डेल्टा एच से इंडिकेट करते हैं बेटा कि ये बाहर आ रही है। तो क्योंकि ये बाहर आ रही है तो नेगेटिव, और नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब होता है रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ये आपको समझना, ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। जनरल सिनेरियो कैसा है, मैं आपको एक बार इसका थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट समझाता हूं बेटा, जो ज्यादा अच्छा इसका एक तरीके से सॉलिडिफाइड प्रूफ है। वो कैसे काम करता है वो समझिए। अब देखिए, आपको पता है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो एक प्रोसेस है बेटा, इज ए प्रोसेस। और प्रोसेस हो सकते हैं दो तरीके के थर्मोडायनेमिक्स में, या तो एंडो या एक्सो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से बात करें तो हम स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मान लीजिए हम यहां स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं, तो प्रोसेस या तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, या फिर क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब पहले इन्हें समझना जरूरी है बेटा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? तो वो प्रोसेस जो या तो खुद हो जाए बेटा, या एक बार हल्के से इनिशिएशन के बाद हो जाए, ठीक है, या तो अपने आप हो जाए या फिर थोड़ा सा आप इनिशिएट कर दें वो हो जाए। नॉन स्पॉन्टेनियस जो ना तो खुद होते हैं ना ही इनिशिएशन के बाद,
ठीक है। फॉर एग्जांपल कैंडल का बर्न करना है बेटा, एक बार आप उसको बर्न कर दीजिए, कब तक जलेगी वो? जब तक कैंडल खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस है। डस्ट का बैठना अपने आप बैठती है ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे होते उसमें, ऐसा तो नहीं स्कूटी खड़ी है जस्ट उड़ रही है और हम कुछ कर रहे हैं, इट विल सेटल डाउन इटसेल्फ, स्पॉन्टेनियस। तो एड्सॉर्प्शन जो है वो कहीं ना कहीं बेटा जी हमें ये तो पता है कि वो स्पॉन्टेनियस है। अब सवाल ये आता है कि ये एक्सोथर्मिक कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए हम कंडीशन उठाते हैं कि भाई स्पॉन्टेनिटी की क्या कंडीशन है। तो फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है बेटा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो इक्वेशन है ये स्पॉन्टेनिटी को जस्टिफाई करती है। अब यहां तीन केस हो सकते हैं। नंबर वन, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या होगा। नंबर टू, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है बेटा तो क्या होगा। और नंबर थ्री, अगर डेल्टा जी जीरो आ जाए तो क्या होगा। तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता है, स्पॉन्टेनिटी का रूल है बेटा जी, तो रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ पा रहे हैं? थर्मो में पढ़ा था 11th में हम लोगों ने। और अगर डेल्टा जी जीरो आ जाए तो इसका मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। अब सवाल ये उठता है कि सर एड्सॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम क्या होता है। एड्सॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम होता है बेटा कि मान लीजिए जैसे ये कोई सरफेस है, पार्टिकल्स बैठ रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन, और अगर ये हटना शुरू कर दे तो डिसॉर्प्शन। दो अपोजिंग हो गया ना एक तरीके से प्रोसेसेस, बैठना एड्सॉर्प्शन और रिमूव होना डिसॉर्प्शन। तो इक्विलिब्रियम पे एक्चुअल में क्या होता है समझिए, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। ये हो जाता है इक्विलिब्रियम पर ऐसे, यानी जितना डस्ट का एग्जांपल, जितनी डस्ट बैठ रही होगी उतनी रिमूव भी हो गई होगी, तब डेल्टा जी आपका जीरो आ जाए। एब्जॉर्प्शन बढ़ नहीं रहा है और घट भी नहीं रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो क्या कब हो सकता है 10 पार्टिकल बैठे 10 रिमूव हो गए, 20 बैठ रहे हैं 20 रिमूव हो रहे हैं, तो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन तो सेम रहा, यानी कि डेल्टा जी। तो तीन केस होते हैं बेटा। अब हमें यह पता है कि हमारा एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब डेल्टा जी हमारा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आएगा तभी होगा वरना नहीं होगा। तो अब हम समझते हैं कि भैया डेल्टा जी नेगेटिव किस केस में आ सकता है। चलिए एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इससे आगे का मैं बताता हूं थोड़ा स्पेस क्रिएट करके कि डेल्टा जी नेगेटिव कब आ सकता है। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आ सकता है बेटा जी, ये इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, डेल्टा एच पर, टेम्परेचर पर, और दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी होता है डेल्टा एच, और चेंज इन एंट्रोपी होता है बेटा जी एस, और टी फॉर टेम्परेचर। अब मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर पॉजिटिव है, रूम टेम्परेचर पे हो रही है कोई रिएक्शन, टेम्परेचर को हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो अब ये किन दोनों पे डिपेंड कर गया बेटा, ये डेल्टा एच और डेल्टा एच पे डिपेंड कर गया। ठीक है, तो बेसिकली डेल्टा जी का क्या होना जरूरी है, तो नेगेटिव। तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों फैक्टर्स पे। टेम्परेचर को हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। अब देखिए डेल्टा एस के केस में हम कैसे एब्जॉर्प्शन को जस्टिफाई करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास फिर से कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां रैंडमली बहुत सारी गैसेज है बेटा, या गैस के पार्टिकल है, डस्ट है, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स। ये मैं मान के चलता हूं सिनारियो 1 और यू कैन से केस फर्स्ट। उसके बाद मान लीजिए आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, दीज पार्टिकल्स start settling down at the surface of your solid। कुछ पार्टिकल मान लीजिए अब गिरे, ये हमारा हो गया केस। ठीक है, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा एस या कोई भी डेल्टा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अभी ये जो सिचुएशन है बेटा जी एस की, ये तो है फाइनल क्योंकि बाद में हमने स्टडी किया, और ये क्या है हमारे पास, इनिशियल। तो आप देख पा रहे हैं कि कहां एंट्रोपी, एंट्रोपी मींस रैंडमनेस, और यू कैन से चेंज इन रैंडमनेस, यहां आप यूज कर सकते हैं चेंज इन
रेंडमनेस, बिखराव। ठीक है, तो फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो डेल्टा एस क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। तो आपको याद रखना है कि एडजॉर्प्शन में इसको हमेशा ही नेगेटिव होना है, ये तो जनरलाइज प्रूफ हो जाता है। अब ये नेगेटिव है और इसको नेगेटिव होना चाहिए, तो अपना फॉर्मूला क्या है समझिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। अब इस नेगेटिव को मैं यहां इंप्लीमेंट करता हूं, देखिएगा अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में डेल्टा जी को अगर नेगेटिव होना है, क्योंकि ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो चुकी है और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इस टर्म का बेटा जी मस्ट बी नेगेटिव, यू कैन से मस्ट बी नेगेटिव, इसका नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि इसने पॉजिटिव हो जाना है और इसको क्या रहना है, नेगेटिव। तो इसका क्या होना जरूरी हो गया, नेगेटिव। और जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, ये आपको समझना। ठीक है, अब जो डेल्टा एच और इसका जो रिजल्टेंट है ना बेटा, वही डेल्टा जी को सेटिस्फाई करता है। अब मान लीजिए ये हम मान लेते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हीट बाहर आ रही है, हीट बाहर आ रही है मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। लेकिन सिर्फ हीट का बाहर आना ही काफी नहीं है, समझिएगा डेल्टा जी के नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए, आपका जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होना चाहिए नंबर 1, और मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। मान लीजिए आपने इसको नेगेटिव तो कर दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 नेगेटिव इसकी वैल्यू आ गई, पर ये प्लस 100 है तो ओवरऑल तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव होने के साथ साथ इससे ज्यादा होना भी जरूरी है, ये केस फर्स्ट है आपके पास। ठीक है, और डेल्टा जी पॉजिटिव कब हो सकता है, जब आपका डेल्टा एच भले ही नेगेटिव है लेकिन टी डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट है वो इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना आपके पास, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा जी, व्हेन डेल्टा जी कम्स आउट टू बी 0। अब यहां क्या होगा, डेल्टा एच जो कि नेगेटिव है इज इक्वल टू टी डेल्टा एस जो कि ओवरऑल पॉजिटिव है। जब ये बराबर होंगे तभी डेल्टा जी हमारा 0 होगा। ठीक है, आ रही है ये बात समझ में आपको। तो ये जो केस है बेटा जी, ये याद कीजिए, ये इक्विलिब्रियम है, ये स्पॉन्टेनियस है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बात समझ में आई कि फॉर ए रिएक्शन टू बी हैपन और स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन डेल्टा एस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर ये ऑलवेज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो अब इसका नेगेटिव होना जरूरी है, कंडीशन नंबर 1। नंबर 2, इसका जो वैल्यू है बेटा जी वो टी डेल्टा एस के मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट से ज्यादा होनी जरूरी है, यानी कि नेगेटिव भी होना चाहिए और वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। इट मींस द रिएक्शन क्या होनी चाहिए, आपके पास एक्सोथर्मिक हो, डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा बेटा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगी, और इट्स वैल्यू मस्ट बी हाई। और ये जो चीज है बेटा ये हमें साफ साफ बता रही है कि फॉर एड्सॉर्प्शन टू बी हैपन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, और जिसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। आ रही है बात समझ में? कंसेप्ट जनरल सिनेरियो आपको समझा दिया था, अब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट समझाया। तो इससे ये प्रूव होता है कि जब एड्सॉर्प्शन होता है तो डेल्टा एच का नेगेटिव होना जरूरी है अगर एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, और जो कि होता है। और डेल्टा एच के नेगेटिव का मतलब होता है हीट बाहर आ रही है बेटा जी, हीट के बाहर आने का मतलब है रिएक्शन मस्ट बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां एक और चीज समझ लीजिए छोटी सी, कई बार एक टर्म आती है बेटा एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन।
एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब ये है क्या, मान लीजिए किसी सरफेस पर कोई एड्सॉर्बेट बैठ रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है, तो डेल्टा एच तो बाहर आएगा, एक्सोथर्मिक तो है ही, वो हम प्रूव कर चुके हैं। लेकिन किसी 1 मोल एड्सॉर्बेट के एड्सॉर्बेंट पर सेटल डाउन होने से हाउ मच एंथैल्पी या हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड इज कॉल्ड इट्स एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। यानी 1 मोल एड्सॉर्बेट अगर बैठ रहा है तो कितनी एनर्जी बाहर आ रही है, क्लियर है। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, the amount of heat evolved when 1 mole of adsorbate adsorb on adsorbent। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। ये आपके पास एक मेन चीज थी। और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन 2 चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, या इसको भी हम 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एंथैल्पी है ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी तो ये हमेशा नेगेटिव ही, ये तो श्योर है। सॉरी, अगर बॉन्ड वीक है किसके बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच, तो कम एनर्जी बाहर आएगी, लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। बट इफ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मोर एनर्जी रिलीज्ड। तो सीधी सी बात है भैया, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन किस केस में ज्यादा होगी, जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, किसके बीच में, एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के बीच। कहां ये कम होगी, हमेशा नेगेटिव ही, कहां ये कम नेगेटिव होगी, समझिए जहां क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, लाइक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सोथर्मिक कंसेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम कोई नेक्स्ट टॉपिक आपसे डिस्कस